प्यारे बच्चों, वेलकम टू DCSM इंटर कॉलेज रामखेड़ी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। और विज्ञान में हमारा आज का ये कार्बनिक रसायन के परिचय का दूसरा लेक्चर है, यानी कि लेक्चर 2। इससे पहले एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं। अब ये है IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। यानी कि हिंदी में इसको हम बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयुक्त रसायन संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम में किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक के IUPAC नेम में कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो भाग से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिक का पहला भाग एल्किल मूलक और कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग क्रियात्मक समूह होता है। अब ये एल्किल मूलक क्या है? एल्किल मूलक के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो एल्किल मूलक बेसिकली क्या है? एल्किल मूलक बेसिकली कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं वो एल्किल मूलक है। और एल्किल मूलकों का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। क्या होता है इनका सूत्र? CnH2n+1। ये सूत्र आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और ये जो एल्किल मूलक होते हैं इन्हें हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल्किल मूलकों को किन से प्रदर्शित किया जाता है? R से इसलिए क्योंकि R फॉर रेडिकल, R फॉर क्या होता है? रेडिकल, इसलिए हम इन्हें R से डिनोट करते हैं, रेडिकल्स। अब देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के एल्किल मूलक होते क्या हैं, है ना। जैसे ये है CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। C2H5 एथिल होगा, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, C5H11 पेंटिल, C6H13 हेक्सिल, C7H15 हेप्टिल, C8H17 ऑक्टिल, C9H19 नोनिल, C10H21 डेकिल। ये 10 तक के कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के एल्किल मूलक हैं। अगर मान लीजिए सपोज कहीं आपके ये फॉर्मूले की बात हम कर लेते हैं इसी की CnH2n+1 की। यहाँ ये जो N है, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर मतलब जैसे 1 2 3 ये सब नंबर्स है ना। अब इस फॉर्मूले में जैसे हम मान लीजिए N की जगह हमने 1 लिखा, यहाँ N है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ N है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ N है तो यहाँ पे भी 1। अब जब इसको लिख लेंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा C1H21+1। इसको सोल्व करेंगे तो C1 है H2 × 1 है ना, 2 × 2 और 1 3। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा? ये बन गया CH3 है ना। ये क्या बन गया हमारा? CH3 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सभी के सभी हैं। जहाँ 2 है तो वहाँ N की जगह 2 है, आप लोग करके देखिएगा। जहाँ 3 है वहाँ N की जगह आप 3 लिखेंगे और जहाँ 4 है वहाँ N की जगह आप 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या हैं? एल्किल मूलकों के सूत्र हैं। इन्हें एल्किल मूलक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एल्किल मूलक अपने आप में कोई यौगिक न होकर परमाणु समूह आयन हैं। ये क्या है? परमाणु समूह आयन है। ठीक है, जैसे समझ लीजिएगा आप लोग, इस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 है ना। अब CH3 क्या है? हमने पढ़ा एल्किल मूलक CH3 को बोलते हैं हम मेथिल। CH3 क्या है? मेथिल है। ये CH3 मेथिल है ना। अब CH3 में क्या है? एक कार्बन है और CH3 में क्या है? CH3 में एक कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। CH3 में एक कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4, यानी कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार कार्बन की जो संयोजकता बन जाती है वो इस तरह से बनती है, कुछ एक बॉन्ड, ये एक संयोजकता और एक संयोजकता, यानी कि कार्बन किसी भी अवस्था में हो उसकी 4 संयोजकता हमारे पास पूरी होनी चाहिए। अब जबकि हम यहाँ देख रहे हैं
यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, जबकि होना ये चाहिए था कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता, एक यहाँ पे और एक इस बॉन्ड के साथ होता हाइड्रोजन, तब जाकर ये कार्बन का एक संपूर्ण पूरा यौगिक बनता, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। अब चूंकि चूंकि यहाँ क्या है, इसमें क्या है कि इसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन का एक बॉन्ड, कार्बन की एक संयोजकता रिक्त है, कार्बन का एक बंध अकेला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जिनका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वे यौगिक न होकर वे होते हैं मूलक समूह। इसी प्रकार यह है एथिल, इसी प्रकार क्या है, एथिल है, और इसी प्रकार ये सभी के सभी हैं। ठीक है, अब इनके कंपाउंड्स की बात यह है, सपोज करो हमने जहाँ पे एक बॉन्ड रिक्त था वहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अब ये क्या हो गया, एथिल से बन गया एथेन, और जहाँ पे हमने दूसरे दूसरे कंपाउंड्स में हमने एच ऐड किया वो मेथिल से क्या हो गया, वो हो गया मेथिल से मेथेन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहीं पे मेथिल लिख रहे हैं, कहीं पे एथिल लिख रहे हैं, जहाँ एक कार्बन वहाँ मेथिल लिखा, जहाँ 2 कार्बन वहाँ एथिल लिखा। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो विधि है नाम लिखने की, किसी कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने की, वो कहलाती है शब्दमूल या वर्ड रूट। ठीक है, और वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट किसी यौगिक के नाम की आधारभूत इकाई है और अणु की मात्र श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करती है। मात्र श्रृंखला मतलब एक मेन चेन है, मदर चेन है, जिसमें बहुत सारे कार्बन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन चेन या मदर चेन। अब मदर चेन में क्या है, जैसे जैसे ये देख लीजिएगा आप कि अगर किसी श्रृंखला में कार्बन का एक परमाणु है, ठीक, कहीं पे सपोज करो ये लिखा हुआ है सी, है ना, तो सी के लिए हम यूज़ करेंगे मेथ। अगर कहीं पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब C2 हो गया, तो C2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एथ। अगर कहीं पे आ गया हमारा C3, है ना, C3, जैसे C3H6, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ 3 के लिए क्या है बनना है प्रोप, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन होंगे तो हम लोग ब्यूट यूज़ करेंगे, 5 कार्बन होंगे तो हम लोग पेंट यूज़ करेंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ओक्ट, 9 होंगे नॉन और 10 होंगे डेक। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह। वैसे तो हम लोग पहले लेक्चर में क्रियात्मक समूह पढ़ चुके हैं, क्रियात्मक समूह है क्या, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं क्रियात्मक समूह है क्या और इनका यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या है, अभी क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का वह भाग है, क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, इन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं और इन्हें हम लोग अनुलग्न भी कहते हैं। अनुलग्न मतलब, अनुलग्न शब्द का मतलब ये है कि जो किसी के नाम के बाद में जोड़ा जाए। मान लीजिए जैसे एक क्रियात्मक समूह है OH, OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। ठीक, OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अभी क्या था कि हम लोग वर्ड रूट पढ़ रहे थे, वर्ड रूट में क्या था, जैसे एक ये बना CH3, CH3 को बोलते हैं मेथिल, और मेथिल के बाद में हमने जोड़ दिया OH। ठीक, मेथिल के बाद में हमने क्या जोड़ दिया OH। अब ये तो क्या है कि मेथिल क्या है, मेथिल एक एल्किल मूलक है और एल्किल मूलक के बाद में जुड़ा हुआ एक क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिक के नाम बनाने का जो तरीका है वो है कि एल्किल मूलक यानी कि R प्लस फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, ये दोनों जब जुड़ेंगे तब किसी यौगिक का कार्बनिक नाम कंप्लीट होगा। तो मेथिल और OH एल्कोहल, तो इसका नाम बना, ये तो मेथिल है एल्किल मूलक और ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। ठीक, इसका नाम क्या बना, मेथिल एल्कोहल। तो इस तरह करके ये इसका एक, तो इस तरह करके ये जो है CH3OH ये एक IUPAC नाम है। क्या है इसका IUPAC नाम, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल में क्या है, ये CH3 क्या है, R है यानी कि रेडिकल है यानी कि एल्किल मूलक है, और जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है। जब कोई एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तब किसी यौगिक का IUPAC नाम पूरा होगा। अब ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं, इनके बारे में हम वैसे तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग इनके ऊपर नज़र डाल लीजिएगा। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है OH और इसके नाम के बाद में जुड़ता है ओल, है ना, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक,
दूसरा है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल के लिए यूज़ होगा SH और नाम के बाद में ऐड होगा थायोल। ऐसे ही एल्डेहाइड है, एल्डेहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CH और नाम के बाद में जुड़ता है अल, जैसे मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एक्सेट्रा। ये है कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हम इसे इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं R और डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी इसे लिख देते हैं कीटोन को, है ना। तो ये कीटोन है। और दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए यूज होगा COOH सिंगल बॉन्ड COH और नाम के बाद में जुड़ेगा ओइक एसिड, जैसे एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक। दूसरा है एसिड क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड COCl। ऑयल क्लोराइड जैसे मेथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल वगैरह वगैरह। एमाइड, एमाइड के लिए यूज होगा सिंगल बॉन्ड CONH2 और नाम के बाद में होगा इसके एमाइड। इसके बाद है एस्टर, एस्टर के लिए है सिंगल बॉन्ड COOR। एस्टर को हम इस प्रकार भी लिख देते हैं कि RCOOR, यानी कि RCOOR सूत्र के जितने भी यौगिक हैं वो सारे के सारे एस्टर कहलाते हैं और नाम के बाद में ओइट जुड़ता है। ओइट जैसे मेथिल मेथेनोइट, प्रोपिल एथेनोइट वगैरह वगैरह, इस तरह से। इसके बाद है नाइट्राइल, नाइट्राइल के लिए यूज़ होगा सिंगल बॉन्ड CN और इस सिंगल बॉन्ड CN को हम लोग साइनाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइनाइड भी बोल देते हैं। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड CN है वहाँ पे साइनाइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये है कोई एक कंपाउंड है CH3CN, इसका नाम वैसे तो मेथिल साइनाइड है लेकिन हम इसे एथिल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एमीन, एमीन के लिए यूज होगा सिंगल बॉन्ड NH2 नाम के बाद में इसके एमीन ही जुड़ेगा। इसके बाद है यौगिकों के IUPAC नाम की रचना करना। IUPAC नाम कैसे बनेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया था जब हम कार्बनिक यौगिक के स्ट्रक्चर सा एक वो बना हुआ था, कार्बनिक यौगिक एल्कील मूलक क्रियात्मक समूह, है ना। तो अब वही चीज़ दोबारा से देखो आप, IUPAC नाम की रचना कैसे होगी? कोई एल्कील मूलक होगा यानी कि कोई R होगा और कोई क्रियात्मक समूह होगा यानी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ये जो हमने अभी पढ़े, है ना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एल्कील मूलक के लिए जैसे वही CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, ये सब यूज़ करेंगे। और क्रियात्मक समूह के लिए हम लोग ये सभी यूज़ करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, ये सब के सब ये सब यूज़ होंगे क्रियात्मक समूह के लिए, है ना। तो तब जाकर एक किसी यौगिक के IUPAC नाम की रचना करना हमारे लिए, IUPAC नाम की रचना हमारे लिए करना बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं। तो इन चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक बंध वाले कार्बनिक यौगिक, है ना। तो एक बंध वाले कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, है ना। और जो एल्केन है, एल्केन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है और इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होगा। इसलिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीन तरह के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम, एक एल्केन, दूसरे एल्कीन, तीसरे एल्काइन, है ना। तो अभी देख लेते हैं एल्केन। तो एल्केन में है जिनमें दो अथवा दो से अधिक कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है ना। सिंगल बॉन्ड होंगे सभी कार्बन परमाणु के मध्य। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एल्केन कहलाते हैं और इनका फॉर्मूला CnH2n होता है। इनका सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक। और ये लिखा हुआ है कि इन्हें हम RH द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो समझो, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल फैक्ट है इस फॉर्मूले में कि CnH2n+2 को हम RH क्यों लिखते हैं। देखो इससे पहले हम लोग पढ़े थे एल्कील मूलक और एल्कील मूलकों का फॉर्मूला था CnH2n+1, ये था एल्कील मूलक। और एल्कील मूलकों को हम प्रदर्शित कर रहे थे किससे? H से। अब इनका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जहाँ 1 है इनमें वहाँ पे 2 है, यानी कि 2 क्या है? ये नंबर किसका है? ये नंबर है हाइड्रोजन का। अब वहाँ हाइड्रोजन लास्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं?
और यहाँ कितना है 1, तो हमने क्या करा उस फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन अपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब जैसे ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ा तो इसका फॉर्मूले को हमने लिख दिया RH। तो जो एल्केन है, एल्केनों को हम RH द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जो एल्किल मूलक है, मान लीजिए ये एक CH3 मेथिल बनता, तो हमने इसमें एक H और जोड़ दिया तो ये बन गया अब CH4, तो ये हो गया मेथेन, है ना, मेथिल से मेथेन। तो एल्किल से एल्केन, एल्किल और एल्केन में कितने H का डिफरेंस है, केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है एल्किल और एल्केन के। इनके कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि मेथेन का फॉर्मूला CH4, इसका साधारण नाम मेथेन और इसका यूपीसी नाम भी मेथेन। दूसरा एथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसे एन ब्यूटेन। अब ये एन ब्यूटेन किस श्रेणी में लिखा जाता है, देखो अब मैं आप लोगों को थोड़ा डाउट क्लियर कर दूँ, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद। तो अभी आप लोग ये केवल उतार लेना है हमें अपनी नोटबुक में, ये सारा सारा आपको PDF के रूप में भी अवेलेबल होगा। तो आप लोग जैसे ये लिखा हुआ है इस PDF के अंदर एज वेल है, जैसा ही आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर। अब देखिएगा एल्केनों के संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होते हैं, जैसे एक एल्केन का फॉर्मूला है CH4, तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा भाई, एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4, ठीक। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और एक हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एक, है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन की एक संयोजकता पूरी, हाइड्रोजन की दूसरे हाइड्रोजन की भी एक, तीसरे हाइड्रोजन की भी एक और चौथे हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता पूरी। इस प्रकार कार्बन की 4 संयोजकताएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। तो ये है संरचना, किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना उसकी इलेक्ट्रॉन संरचना कहलाती है। इसे हम इलेक्ट्रॉन संरचना भी बोल देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे एक कार्बन है ना, जैसे ये कार्बन है, ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक हुआ 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 4, यानी कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1, यानी कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 1, है ना भाई। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आप ऐसे नहीं, इस तरह से समझ लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। अब हाइड्रोजन को अगर अपना बाह्य कोश पूरा करना है तो पहला कोश है उसका, चूंकि उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सके तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, ये हाइड्रोजन भी दूसरे कार्बन से लेगा, ये भी इस कार्बन से लेगा और ये भी इससे लेगा। अब चूंकि कार्बन के बाह्य कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन और पूरा करने के लिए कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, तो कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बन जाएगा हमारा, जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वहाँ पर उतने ही बॉन्ड हम लोग लिख देंगे और ये बन जाएगा CH4, यानी कि CH4 क्या है, मेथेन, ठीक। तो ये इनका संरचना सूत्र है। अब संरचनाओं के आधार पर जो हमारे एल्केन है ना, संरचनाओं के आधार पर जो हमारे एल्केन हैं, एल्केन हमारे संरचनाओं के आधार पर 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले N प्रकार के एल्केन, दूसरे आइसो प्रकार के एल्केन और तीसरे नियो प्रकार के एल्केन। तो पहले वाले देख लेते हैं N प्रकार के एल्केन कौन से हैं। तो N प्रकार के एल्केन वे एल्केन होते हैं जिनमें, ये जिनमें है, बाई मिस्टेक हो गया, जिनमें, हाँ, जिनमें सभी कार्बन परमाणु जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, मतलब एक लंबी चेन सी बनी हुई होगी। तो जहाँ लंबी चेन सी बनी हुई होगी, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ C3H8, वैसे तो प्रोपेन है ये,
है ना। लेकिन बात हम कर रहे हैं इसकी चेन कैसे बनेगी, चेन इसकी कैसे बनेगी, चेन देख लीजिए कैसे बनेगी इसकी, CH3 CH2 और CH3, ठीक। इस तरह की जहाँ एक चेन सी होगी कार्बनिक यौगिकों की और सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए होंगे, वो चेन एन प्रकार की चेन या एक सीधी सरल चेन कहलाती है। इस तरह के कंपाउंड्स के नाम की शुरुआत में हम लोग एन लिखते हैं। वैसे तो प्रोपेन है, लेकिन अब ये क्या हो गया, एन प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एन प्रोपेन। जैसे ये देख लीजिएगा आप लोग, ये है वही प्रोपेन का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला CH3H8 और इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका जब हम लोग लिखेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे ये देखिएगा आप लोग, ये लिखा हुआ है CH3, है ना। CH3 के एक कार्बन है और एक तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, लिख दिया हमने ऐसे CH3। ये है C और इसके साथ 2H, तो इसे जोड़ दिया हमने CH2। ये है एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इसे लिख दिया ऐसे। तो ये बन गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एक के लिए मेथ यूज होगा, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप। तो एल्केन पढ़ रहे हैं तो नाम के बाद में एन जुड़ेगा, तो एन तो नाम की शुरुआत में आना ही है क्योंकि एन प्रकार के एल्केन है, और पूरा नाम के बाद में क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा हमारा एन प्रोपेन। इसी तरह यह है ब्यूटेन, है ना। इसी तरह ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। इसका स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद वही CH3 की जगह ये लिखा, इसके स्थान पे ये लिखा, इसे शॉर्ट करके ये लिखा, इसे शॉर्ट करके ये लिखा, और ये बन गया एन। तो लंबी चेन है इसलिए एन, ठीक। और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग लगाएंगे ब्यूटेन। अच्छा, इस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक थोड़ी सी चीज़, छोटी सी चीज़ और देख लो, है ना। जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ दिखाई दे, समझ लीजिए वो 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इनको हम डिग्रीज ऑफ कार्बन बोलते हैं, है ना। वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। अगर कहीं पर आपको सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे, तो वो 2 डिग्री कार्बन है हमारा, ठीक। और जहाँ जहाँ 2 डिग्री कार्बन होगा वहाँ वहाँ कार्बनिक यौगिकों के शुरुआत में हम लोग एन लगाएंगे। कम से कम एक 2 डिग्री कार्बन का होना अनिवार्य है, ठीक है। जहाँ भी सबसे छोटी डिग्री ऑफ कार्बन हो गया वहाँ हम उसी के अनुसार नाम लिखेंगे। जैसे 1 डिग्री के लिए तो कुछ यूज करते नहीं, 2nd डिग्री के लिए हम, 2 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। ऐसे ही ये है सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और एक और बॉन्ड, यानी कि कार्बन के साथ एक CH जुड़ा हुआ होगा, CH के साथ 3 बॉन्ड जहाँ जुड़े हुए होंगे वो होगा 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, 3 डिग्री कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। क्या यूज़ करते हैं, आइसो। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी 3 डिग्री कार्बन होगा उसके नाम की शुरुआत में हम लोग आइसो ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ये है C4H10। वैसे तो ये क्या है, ब्यूटेन है ना। पर अब देखिए आप लोग, अभी हमने लिख दिया कैसे, ये हमने कुछ इस तरह से लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। 1 2 3 4। अब चूंकि एक लंबी चेन के रूप में है और 2 बार इसमें 2 डिग्री कार्बन आया है क्योंकि CH2 है, तो अभी तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, ठीक। लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार लिखें भाई, CH 1 2 3, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया और यहाँ CH3 लगाया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ये बन रहा है ब्यूटेन। अब चूंकि इसमें जो मिनिमम डिग्रीज ऑफ कार्बन है वो कितनी है, 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइसो। तो ये हमारा बन गया आइसो ब्यूटेन, ठीक। इसी तरह 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन में एक कार्बन के साथ इस तरह करके ये रेडिकल्स जुड़े हुए होंगे। रेडिकल मतलब CH3 C2H5 वगैरह वगैरह, 4 तरफ कार्बन के, एक कार्बन बीच में होना चाहिए। तो इस तरह के जो कार्बन है उनके नाम के बाद में हम लोग नियो यूज़ करते हैं, है ना। अब देख लीजिए अलग अलग तरह से क्या है, एन प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो आप लोग आइसो प्रकार, है ना। आइसो प्रकार वे एल्केन जिनमें, ये बाई मिस्टेक जित में हो गया, ये एक्चुअल में जिनमें है, ठीक है। जिनमें कम से कम एक
3 डिग्री कार्बन परमाणु होता है ना। 3 डिग्री मतलब वही कि एक ये CH इसके साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए होंगे ना, इस तरह का कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, तो वो आइसो प्रकार के एल्केन कहलाते हैं, जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन एक्सेट्रा इत्यादि। इसके बाद नियो एल्केन। नियो एल्केन वे एल्केन होते हैं जहाँ एक कार्बन परमाणु होता है और कार्बन परमाणु कौन सा, 4 डिग्री वाला कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नियो एल्केन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा कैसे, जैसे ये एक कार्बन है, ठीक, 4 इसके बॉन्ड हैं और 4 बॉन्ड के साथ एक एक रेडिकल्स कम से कम जुड़ा होना चाहिए। रेडिकल्स कैसा, जैसे मान लीजिए यहाँ जुड़ गया CH3, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ पे भी ऐड किया CH3 और यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया CH3, तो इनके नाम की शुरुआत हम लोग यूज़ करेंगे नियो। अब नियो कैसे बनेगा इसका नाम देखिएगा आप लोग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 5 है तो 5 के लिए यूज़ होता है पेंट, तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन को अगर हम चेन के रूप में लिखेंगे तो ब्यूटेन इस तरह से बनेगा कुछ, इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। ठीक, इसी तरह पेंटेन है ना, पेंटेन का आइसोर फॉर्म ये बनता है आइसोरूप पेंटेन का, ये आइसोब्यूटेन है, वही जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ भाई। एक कार्बन है, कार्बन 3 बॉन्ड से जहाँ जुड़ा हुआ होगा, ठीक, उसके साथ 3 रेडिकल्स जुड़े हुए होंगे, वो कहला होगा आइसो। जहाँ जहाँ एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होंगे और चारों बॉन्ड के साथ एक एक रेडिकल जुड़ा हुआ होगा, वो कहलाएगा नियो। अब इनके बाद है एल्कीन, है ना, तो एल्कीन क्या है, एल्कीन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध होता है। द्विबंध मतलब किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड इस तरह से होगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एल्कीन। और एल्कीनों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनके नाम के अंत में ईन जुड़ा होता है, ईन शब्द इनके नाम के बाद में होगा, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटईन, पेंटईन, नाम के बाद में क्या होगा, ईन होगा। तो ईन अक्षर से हम लोग इनकी पहचान करेंगे। ठीक है, इसके बाद है इनके कुछ एग्जाम्पल्स कैसा, जैसे एल्कीन, एल्कीन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ईन शब्द और इनकी पहचान होगी एक डबल बॉन्ड, जैसे ये लिखा हुआ है एथीन, है ना, एथीन। एथीन के लिए हम लोग फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है C2H4 और C2H4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब चूंकि डबल बॉन्ड आया तो नाम के बाद में क्या यूज़ होगा, ईन, तो ये हो गया एथीन अथवा एथिलीन। दूसरा है C4H8। C4H8 क्या होता है, ब्यूटीन। ब्यूटीन, अब देखो एक छोटी सी बात आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, आप इसको एक पूरी लंबी चेन मानिएगा और इस पूरी लंबी चेन में जो पहला कार्बन उसको 1, दूसरे कार्बन को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4 मानो। ठीक है, अब चूंकि डबल बॉन्ड पहले वाले कार्बन के साथ है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूटीन, और ब्यूटीन के साथ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के साथ है, पहले कार्बन के, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1। अगर ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहले कार्बन के साथ ना होकर, ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ ना होकर डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से होता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरह से होता, तब इसका नाम होता ब्यूटीन 2। तब नाम क्या होता है इसका, तब इसका नाम होता ब्यूटीन 2। अब चूंकि ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन 1 होगा। इसी तरह ये है प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H8, कार्बन कितने हैं, 3 है, इसलिए इसका नाम प्रोप है। और नाम के बाद में चूंकि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए इसके नाम के पश्चात में क्या आया, ईन आया। और ईन डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, इधर से 1, ये 2, ये 3, है ना, एक कार्बन के साथ है तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपीन 1।
एल्केन के बाद अब हम लोग देख लेते हैं एल्काइन, है ना। एल्काइन क्या है? एल्काइन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होता है ना। इनमें क्या है, किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे एल्काइन। और एल्काइनों का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। इनका सूत्र क्या है, CnH2n-2। और इनके नाम के अंत में आइन शब्द जुड़ा होता है। नाम के अंत में क्या जुड़ा होता है, आइन शब्द जुड़ा होता है। ये इनकी पहचान है, आइन होगा। और एक पहचान ये है कि इनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H लगा दिया हमने, यहाँ H लगा दिया, इसका नाम हो गया एसिटिलीन अथवा एथाइन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल एल्काइन की हम लोग बात कर रहे हैं, पहचान क्या है इनकी, आइन या ट्रिपल बॉन्ड। पहला एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एथाइन अथवा एसिटिलीन। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H2 सॉरी, इसे हम लिखते हैं C2H2, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या, CH सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा प्रोपाइन 1। बॉन्ड उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हम लोग पहले देखे थे कि चेन में कौन कार्बन परमाणु 1 पे है, कौन 2 पे, कौन 3 पे। जैसे ये 1 है, ये 2, ये 3। अब बॉन्ड कहाँ है, बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु के साथ है, तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोपाइन 1। इसी तरह ब्यूटीन है। ब्यूटीन में क्या है, ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब चूंकि डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड पहले वाले कार्बन के साथ है, इसका नाम ब्यूटीन 1। दूसरे एग्जांपल में इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, डबल बॉन्ड कहाँ आया, दूसरे और तीसरे के बीच, तो दूसरा प्रेफर पहले करेंगे, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटीन 2। तो ये था बच्चों आपका आज का काम, और इसी के साथ थैंक यू सो मच, लगे रहिएगा। थैंक यू।